प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में बेसिकली जो है वो दो तरह की डायनामिक्स तो है, सारी दुनिया में होते हैं। एक होते हैं आइडियलिज्म कि आप ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हो और कहे कि सब कुछ जो है सही चल रहा है और आगे भी सही चलता रहेगा। दूसरा होता है रियल पॉलिटिकल पैराडाइम जो है, और उससे बढ़ के भी एक होता है खुशामदी पैराडाइम। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनके इर्द गिर्द इस वक्त हर तरह के लोग होंगे, लेकिन हमारा जर्नलिज्म जो है उसका ये रिक्वायरमेंट है कि वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो ना खुशामदाना सवालात उनके सामने उठाएं और ना आइडियलिस्टिक अप्रोच उनके सामने पेश करें। जो रियल पॉलिटिक्स है उसके तनाजुर में उनको ये बताएं कि जिस पाकिस्तान को वो लीड करने जा रहे हैं 2013 का, उसके इश्यूज़ क्या है जो कि उनको भी पता है, लेकिन हम भी, हमारी भी जिम्मेदारी उसको पेश करना, ताकि खुशामदाना टोले से निकल के जो साइड में बैठा होता है हर बड़े लीडर के पास, रियल पिक्चर जो है वो जर्नलिज्म के जरिए उन तक पहुंचे। एक तो आज का ये इशू है, हम इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हुए रियल पॉलिटिकल पैराडाइम में, ना कि आइडियलिस्टिक सोच में। दूसरा, हम NA 250 सिर्फ एक हल्के का मामला नहीं कराची का, ये पूरे कराची के मैंडेट का मामला है। और इस इलेक्शन ने बहुत हद तक बहुत से लोगों को ये कहने मजबूर किया है कि मैंडेट जो है वो मुस्तकिल एंटिटी नहीं है। मैंडेट बन रहे हैं, टूट रहे हैं, संभल रहे हैं, उतार चढ़ाव उनके अंदर आ रहा है। मैंडेट इज नॉट अ स्टैग्नेंट एंटिटी एनी मोर इन पाकिस्तान। इस पे हम बात करेंगे। पंजाब की पॉलिटिक्स, खैर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स, तमाम चीज़ हमारे साथ आज डिस्कस होगी। हमारे आज के पैनलिस्ट को तारुफ शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के वाहिद अब तक के जीते हुए इलेक्टेड MNA, मुबारकबाद देता हूँ आपको पहली दफ़ा तशरीफ लाए इस प्रोग्राम में जीतने के बाद। मुफ्ताज इस्लामी साहब हमारे साथ, इस्माइली साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए मुझे ज़रा कभी कभी लेना मुश्किल, मैंने सही प्रोनाउंस किया? इस्माइल बोलना मुश्किल हो रही है, इस्माइल नहीं, मुफ्ताज बोलना मुश्किल। और PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली। और रजा हारून साहब हमारे साथ होंगे MQM के, ऑब्वियसली कराची से हमें अभी वो ज्वाइन करेंगे। आप सबकी इजाज़त से पहले मैंने एक वॉइस, कुछ बाइट्स हैं अवाम की पाकिस्तान की। हमने लोगों से पूछा कि मियाँ नवाज शरीफ से पाकिस्तानी अवाम की तवक्कुआत क्या है। 4 सवालात हमने बड़े लिमिटेड लेवल पे IMS से, लाहौर के लोगों से पूछा गया, टाइम कम था, मैं दूसरे शहरों के लोगों से पूछूंगा। 4 सवाल जो हमने उठाए वो ये थे कि क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को अपना समझना चाहिए, उससे अलहदा हो जाना चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन में सऊदी अरब या अमेरिका के दबाव पे उसको खत्म कर देना चाहिए या कौमी मफाद में इस माहदे में अमल करना चाहिए? तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के लिए वो ये था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को सियाचिन या कश्मीर इशू से मशरूत करना चाहिए या अमन की खातिर इंडिया से गैर मशरूत दोस्ती कर लेनी चाहिए? चौथा सवाल ये कि क्या नवाज शरीफ साहब को फौज के साथ मिलकर खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए या फौज के मशवरे से आज़ाद होकर खारजा पॉलिसी तय करनी चाहिए? इन 4 सवालात पे लोगों ने क्या जवाब दिया, ये देखते हैं। नवाज शरीफ साहब को मेरा यही पैगाम होगा कि इस वॉर से बाहर निकलें, क्योंकि इस वॉर की वजह से लोग बहुत तरह मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं। 2 कौमी नज़रिया था वो अभी तक है। कश्मीर और सियाचिन को डेफिनेटली स्मूथ होने चाहिए, वो थोड़े पॉलिटिकल इश्यूज को रिजॉल्व कर ले तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा इंडो पाकिस्तान के रिलेशनशिप में। जो ईरान है वो एक अच्छा है, उसकी अच्छी सपोर्ट है, हमारे कारखाने चल सकते हैं, हमारी मिल्स चल सकती हैं, हमारे बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। नवाज शरीफ को चाहिए कि वो फौज को साथ मिलाए और साथ मिला के फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाए। किसी के दबाव में आके ये गैस पाइपलाइन नहीं खत्म करनी चाहिए, इसको जारी रखना चाहिए। इससे हमें अपना फ़ायदा देखते हुए इस वॉर से निकलना चाहिए। हिंदुस्तान हमारा हमसाया है और हमें उससे बेहतरीन ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन मसला कश्मीर को पसे पुश्त नहीं डालना चाहिए। ईरान गैस पाइपलाइन को आगे जारी रखेंगे क्योंकि मुल्क को इस वक्त एनर्जी क्राइसिस का बहुत बड़ा चैलेंज है। इंस्टीट्यूशंस तो ऑन बोर्ड होने चाहिए, जो फौज के मामलात हैं उनको ऑन बोर्ड रख के कोई काबिल बंदा होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को देखे। ये बात तो तय है कि जंग से ये जो है मामला जो है हल नहीं किए जा सकते। सियाचिन के ऊपर बहुत ज़्यादा अखराजात दोनों ममालिक के हो रहे हैं, लेकिन फ़ायदा उसका कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अवाम और भारत के अवाम जो है एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, स्वाय चंद मुट्ठी भर लोगों के। ईरान पाकिस्तान को सस्ता मंसूबा पेश कर रहा है, ऑब्वियसली हमें उसके लिए जाना चाहिए और नवाज शरीफ साहब को इसके लिए इक़दाम करने चाहिए। नवाज शरीफ साहब को उनके साथ मिल बैठ के इस बारे में, सियाचिन और कश्मीर के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि जंग से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। फॉरेन पॉलिसी की जो बात है, फौज का काम है सिर्फ बॉर्डर पे, ठीक है, उनको अपने बॉर्डर के महाज पे रहना चाहिए। ये लोगों की राय थी मुस्लिम लीग नून के सरबराह के लिए, हमने सुनवा दी, इसी की बेस पे प्रोग्राम में आगे चले। शफकत साहब, इमरान खान साहब ने जो है वो अल्टीमेटम दिया 3 रोज़ का, मतलब मैं चाहता तो ये रहा हूँ कि हम आगे की बात करें, लेकिन ये अल्टीमेटम जो है इलेक्शंस के हवाले से, रिजल्ट्स के हवाले से जो उन्होंने निशानदेही की, ये वैसे एक अल्टीमेटम है या वाकई कोई बहुत बड़ी तहरीक जो है इमरान साहब चलाने जा रहे हैं? नहीं कामरान, बात यह है कि हम हमेशा बात करते हैं जमहूरियत को आगे बढ़ने की, और ये बड़ी खुशाइंद बात थी कि 5 साल के बाद इलेक्शन हुए और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम आगे बढ़े।
अब हम सब का ये फ़र्ज़ है, सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं, नवाज शरीफ साहब का नहीं, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम जमहूरियत में अवाम का एतमाद मुकम्मल तौर पे बहाल करें। जी। अब अगर कहीं प्रॉब्लम्स हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुए हैं, हमने कहा है कि जी 25 से ज़्यादा हलकों में प्रॉब्लम्स हुए हैं, हमने ये भी कहा है कि 4 हलके जो हैं वहाँ पे थंब प्रिंट की वजह से चेक किया जाए। इशू सिर्फ ये पर्टिकुलर हलकों का नहीं है और ये तहरीक इंसाफ का इशू भी नहीं है। लोग जो बैठे हैं ये हमारी कॉल पे नहीं बैठे, जो धरना दे के बैठे। इशू ये है कि इस वक्त जो 10 से 15% नए वोटर आए जिन्होंने पहले कभी पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया था, उनका इस सारे प्रोसेस में इत्मीनान बहाल हो। और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ शिकायत वसूल हुई हैं उसके लिए सिस्टम ऐसा क्रिएट किया जाए ताकि लोग समझें कि जी अगर कोई चीज़ सही नहीं हुई तो उसका एक बदावा भी है, उसका कोई हल भी है। होता क्या है कि 5-5 साल तक ट्रिब्यूनल पे चलते रहते हैं, 5-5 साल तक फैसला नहीं होता और फिर लोगों का खास तौर पे जो नए लोग इस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस में। अगर ये बात आपकी दुरुस्त मान ली जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान साहब जो है, जो उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, वो बहुत सीरियस है तहरीक चलाने के मामले में। नहीं, और मेरा किस ख्याल लेवल है पे वो कि नहीं, तहरीक का लफ्ज़ बात एक बड़ी क्लियर है कि हमने जो मुतालबा किया वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं किया। हमने मुतालबा जो किया वो जमहूरियत के प्रोसेस में लोगों का इत्मीनान बहाल करने के लिए किया। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को, कि कल हम बैठ के फैसला करेंगे, हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहना है कि वो अपना रोल अदा करे। अब उसके लिए क्या हम कोई उनके साथ कोई मार्च करते हैं इलेक्शन कमीशन को, या कोई उनके प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, ये फैसला कल होगा। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ, ठीक है, ये आइडिया कुछ ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ की अगर 15 सीटें और आ जाएंगी तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। और हमने ये भी, इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कह दिया कि हम अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा है कौमी मामलात में हम नवाज शरीफ साहब के साथ कोऑपरेट भी करेंगे। वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हम गवर्नमेंट बना के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन देखें, असल चीज ये है कि जो लोग डिसल्यूजन होकर बैठे, जो लोग अपने घर में बैठे कि यार ये क्या हुआ, ये उनको सेटिस्फाई करना। ठीक है। अच्छा इस्माइल साहब, आपको एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट इस तरह का आएगा जिसमें पीटीआई जो है पंजाब में पीपल्स पार्टी के बजाय ऑपोजिशन होगी, चाहे जितनी भी सीट्स हो, खैबर पख्तूनख्वा में वो लीडिंग पार्टी होगी और पंजाब में जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी। इवन कराची में इस वक्त जो रिकॉर्ड मेरे सामने है, पीटीआई सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। ये रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को रिप्लेस कर देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? केपीके के अंदर तो पीटीआई की अच्छी पोजीशन होगी, तो काफ़ी अरसे से नजर आ रहा था, पोल्स में नजर आ रहा था। इनफैक्ट 1-1.5 साल के पोल्स में नजर आ रहा था, बहुत लीड थी। इनफैक्ट थोड़ी सी इनकी लीड कम हुई है। तो केपीके में तो मतलब केपी में तो ये नजर आ रहा था। कराची के अंदर भी देयर वाज एन अलायंस, जमात इस्लामी वगैरह कोशिश कर रहे थे कुछ सीटों की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कराची के अंदर ये हो सकता है। लेकिन उसकी पोलिंग इतनी अच्छी नहीं थी हमारे पास कि हम उसको बता सकें कराची का। सरप्राइज था आपके लिए? नहीं, सरप्राइज नहीं था। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कराची के अंदर की, मतलब क्योंकि मतलब और जो जगहों से इंडिकेशन होता है, लेकिन एग्जैक्ट पोलिंग नहीं थी हमारे पास कराची की जिसके तहत हम बता सकेंगे। अब तो सरप्राइज है ना कि ये 17.20% तो उन्होंने वोट ले लिए। एमक्यूएम के बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची। नहीं, कराची में 27% है मेरे सामने। तो ये 5,50,000 वोट है अब तक के। हाँ। और उनके 19 लाख से ऊपर है। 59% वोट जो एमक्यूएम के, 17.20% पीटीआई के, 9.1% जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि 40 पता नहीं इस वक्त अगर इसमें हम तय कर लेंगे सेकंड लार्जेस्ट है, और 17 हल्के जो एमक्यूएम ने जीते उनमें से 15 पे सेकंड पोजीशन पे है पीटीआई। ठीक है जी। और इस तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी को रिप्लेस, मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि आप तो कहते हैं हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है सिर्फ। नहीं, ये हमने कब कहा? मतलब हम कह रहे थे, हम तो बड़ी देर से कह रहे थे कि नहीं देखें, ये अर्बन एरियाज के अंदर पीटीआई वाज मोर स्ट्रांग वी थॉट, एंड रूरल एरियाज में स्पेशली इन साउथ पंजाब पीपल्स पार्टी का कहीं हमको स्ट्रांग लगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का एकदम सफाया हो गया। और एक बात जो हम पहले से कह रहे थे कि देखो हमारा वोट बैंक मेंटेन्ड है, और जो पीटीआई ने जो सक्सेसफुल हो रही है, पीटीआई जो सक्सेस नजर आ रही है, वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इम्प्लोड हो रहा है। और वही केपीके में भी हुआ कि एनपी का वोट बैंक इम्प्लोड हुआ है। तो आई मीन यू नो दीस रिजल्ट्स आर नॉट अनएक्सपेक्टेड। और ये इनफैक्ट मतलब आई वाज एक्चुअली मतलब वी वर प्रीटी श्योर अबाउट हमारी सीट। लेकिन ऑडियंस रजा हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। व्यूअर्स, आपको मैं बताऊं, कराची जो है उसके अंदर भी बहुत से लोगों के नज़दीक, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़दीक एक तब्दीली आई है। उसका आपको मैं खाका सामने पेश करता हूं कि इस वक्त जो मेजॉरिटी सीट्स एमक्यूएम ने जीती उनमें नंबर 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और अगर आप सामने चार्ट देखें तो एमक्यूएम का सबसे ज्यादा वोट बैंक है, देयर इज नो डाउट, 59.75%। लेकिन नंबर 2 पे जो मैंडेट जिस पार्टी को वहां पे मिला है, जो कि चेंज है,
वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके 5 लाख से ऊपर वोट अब तक कास्ट हो चुके हैं। अभी NA 250 की पोलिंग बाकी है। 17.20% वोट उनका है। और अगेन जिस तरह मैंने बताया कि मेजॉरिटी सीट्स जो कराची की हैं, 18 सीटों में से 15 पर दूसरी पोजीशन तहरीक इंसाफ की है। रजा हारून साहब, ये जो मैंडेट है, क्या हमें समझना चाहिए कि ये कोई परमानेंट एंटिटी है, या आप समझते हैं कि ये चेंज होता रहता है? जैसे कि अब पीपल्स पार्टी अगर पहले नंबर 2 पे आती थी कराची में आपके साथ, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको रिप्लेस कर दिया। देखें कामरान, सिंपल चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं। अगर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो, बिलियंस ऑफ रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करें टेलीविज़न मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कैंपेन के ऊपर, तो उसके बाद अगर ये रिज़ल्ट आ रहा है और उसको आप कह रहे हैं कि परमिट, तो क्या हर साल ये इतने ही अरबों रुपए अपनी कैंपेन पे लगाएंगे या काम करके दिखाएंगे? नंबर एक बात, काम से मैंडेट जो होता है उस मैंडेट को माना जाता है। मीडिया ड्रिवन मैंडेट को मैं मैंडेट नहीं समझता। नंबर एक बात ये। नंबर 2 बात ये कि अगर इतने अरबों रुपए हासिल करके ये रिज़ल्ट है पूरे पाकिस्तान, क्या इंटरनेशनली जो मीडिया कैंपेन चली है, और जिस तरह हमारे पास मीडिया के दोस्तों ने भी इस कैंपेन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके बाद मैं समझता हूँ कि बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है। सिंपैथी वोट भी नहीं मिल पाया। सिंपैथी वोट की बड़ी कोशिशें की गई, उसके भी पेड कंटेंट्स है। मैं समझता हूँ कि वहाँ फेलियर हुआ है और उसकी फ्रस्ट्रेशन है जो हमें नज़र आती है कि कहीं का रिजल्ट नहीं मानना, कहीं की हार नहीं मानना। और उसके ऊपर ठीक है, एक इनका अपना राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू प्रोटेस्ट है, वो अपनी जगह। लेकिन मैं एक बात यहाँ बड़ी उससे जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है और जिस तरह की एब्यूजिव लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं, जिस तरह की इनके मुजाहरों के अंदर बदतमीजियाँ की जा रही हैं, जिस तरह के सोशल मीडिया पे ये लोग प्रोएक्टिवली जो है वो एब्यूज़ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अगर ये तब्दीली है और इस तब्दीली की तरफ हम जा रहे हैं कि गालियाँ दी जाएँ और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए, तो ये तो अभी इनको पता चल जाएगा कोई आने वाले इलेक्शंस के अंदर कि कितना मैंडेट इनके साथ है, कितना नहीं है। आदमी को हार में भी उसी ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए जितना आला ज़र्फी वो जीतने के बाद करता है। तो ये इस मैंडेट को मैं वो बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न था उसका मैं 2% भी नहीं समझता। ठीक है, तो ये मैं आपसे और तो सवाल मैंने पूछ लिया, लेकिन शक्ल महमूद साहब इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए आप तस्लीम करें कि बेसिकली तो मीडिया ड्रिवन मैंडेट था और आपकी लैंग्वेज बड़ी अब्यूसिव है आपके लोगों की वहाँ पे। मेरा ख्याल लैंग्वेज की बात तो जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लैंग्वेज इस्तेमाल की है चंद दिन पहले, उस पर मुझे और मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों के एंकर्स के बारे में जो आपको बोलने हमें कोई इतराज़ नहीं, जो उन्होंने कुत्ता कहा है, जो कुत्ते भौंकते रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट को भी कह दिया, कारवां जो है वो चलता रहता है, तो उसके बाद मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं बाकी रह जाती। दूसरी बात ये है कि माजरत ठीक है, माजरत की है उन्होंने, बहरहाल अच्छी बात है, माजरत कर ली। दूसरी बात यह है कि अगर आप हक़ाइक़ की तरफ जाएं तो 25 दिसंबर 2011 को हमारा कराची में तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ। ठीक है, ये जो रज़ा हारून साहब, ये इनकी अच्छी स्ट्रेटजी होती है, एक नई चीज़ निकाल के लेते हैं कि बिलियंस खर्च कर दिए, बिलियंस खर्च कर दिए। 25 दिसंबर 2011 को जो हमारा बाज़ार कायदे आज़म पे जलसा हुआ, वो कराची की तारीख का तकरीबन सबसे बड़ा जलसा था। और उस वक्त कराची की तारीख का चले सारे जलसे सबसे बड़े होते हैं, ओके, बहुत बड़ा जलसा चले। बहरहाल मैं इस पे नहीं बहस करता, लेकिन ये तो नजर आ गया। आपने चले रजा साहब मुझे बात तो कर लेने देना। तो आपने देख लिया कि वो जलसा कराची में MQM की राइज 80s के बाद इतना बड़ा जलसा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया। ये आप कह सकते हैं कि बड़ा जलसा था अपार्ट फ्रॉम MQM। तो उसके अपार्ट फ्रॉम MQM, मैं कह रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम MQM, ये बड़ी बात है। तो उससे आपको नजर आना शुरू हो गया था कि कराची में तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी सपोर्ट है। और इस इलेक्शन में आपको नजर आया कि इनके जो गढ़ हैं MQM के, वहां भी कहीं 40,000 कहीं 50,000 वोट जो है वो तहरीक इंसाफ ने लिए। और हमारे लोग जो हमें कहते हैं, मैं तो यहाँ लाहौर में बैठा हूँ, लेकिन जो हमें लोग कहते हैं कि जो तरीकाकार था वोटिंग का, वहाँ पे बूथ कैप्चर कर लिया MQM ने, और उसके बाद जिस तरीके से ठप्पे लगाए गए वो सबको पता है। और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले काफ़ी देर से हो रहा है। बहरहाल मकसद ये है कि मैं इनके वोटों पर नहीं जाता, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे वोटों की अगर आप तादाद देखें, ठीक है, तो वो कराची में एक सिग्निफिकेंट तादाद है हमारे 17% से ऊपर है आपकी। और हमने एक MP की सीट ऑलरेडी जीत ली है
और इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि NA-250 भी इंशाल्लाह कामयाबी तहरीक इंसाफ को होगी। वो तो MQ ने बॉयकॉट कर दिया, अब आप जीत जाए तो क्या बॉयकॉट मजा आएगा भी, जब वो दूसरी पार्टी में बॉयकॉट भी क्यों किया, इसलिए कि जी इजाफा कीजिए रजा साहब, मैं आता हूँ हाथियों की लड़ाई में कहाँ आ रहे हैं जी रजा साहब, मैं उनको कर रहा हूँ इस्माइल साहब को जी। हाँ नहीं मैं आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चलें दो बातें करूँगा सिर्फ समझने के लिए और समझाने के लिए भी कि पूरी इलेक्शन कैंपेन 21 दिन की हमें तो कैंपेन नहीं करने दी गई, हमें तो घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया, हमारे तो इलेक्शन ऑफिस पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, हमारे तो 80 से ज़ायद लोग ऑन रिकॉर्ड जिनको कि शहीद कर दिया गया इस शहर के अंदर, हमारे जलसों पर पाबंदी, अनअनाउंस पाबंदी, तालिबान की धमकियाँ, ये तमाम चीज़ें हमारे साथ। इनके पास तो पूरा ग्राउंड 21-22 दिन का जिस सूबे में था जहाँ तब्दीली आ रही थी और जहां वजीर आजम के नारे भी लगे और लगने भी चाहिए, ये एस्पायरेशन होनी चाहिए एक लीडर की वजीर आजम बने, वहां जहां इनका सारा खर्चा हुआ, जहां इनकी सारी कैंपेन चली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वहां से कोई रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हुआ। ये फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूं और मेरे ख्याल में हर सियासी वर्कर इस फ्रस्ट्रेशन को समझता होगा। दूसरी बात मैं आपसे करता हूं कि हमें तो कैंपेन करने नहीं दी गई, उस पर यह रिजल्ट है और इनकी कैंपेन का मैंने आपको बता दिया कितने अरबों रुपए का खर्चा हुआ। अब आ जाइए इस तरफ के जनाब, अभी जो सड़कों पर लोग अपने वोट का हक मांग रहे हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए उन खवातीन को, उन बच्चों को जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, वो ये राइट मांग रहे हैं, ये उनका बेसिक फंडामेंटल राइट है। यहाँ तो ये बात है कि खवातीन को वोट नहीं डालने दिया गया और लोअर और अपर दिल में वो किए जा रहे हैं एग्रीमेंट्स कि यहाँ खवातीन वोट नहीं डालेंगी। तो नया पाकिस्तान कौन सा वाला है, ये जो यहाँ पर है या नया पाकिस्तान? लेकिन वो पीटीआई ने तो रोका नहीं ना और तो खवातीन को वोट डालने से जी नहीं रोका है सर। अरे उसके डॉक्टर नजीर है पीटीआई के, उसके सिग्नेटरी हैं, ये तो डॉक्यूमेंट ऑन मतलब वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जियो ने अपने अखबार में दिखाया, आपने भी दिखाया। डॉक्टर नजीर को शौकत साहब नहीं जानते, अब थोड़ी जानते, कन्वीनियंट नहीं हमारे ऑफिस में नहीं, आप रजा साहब हमारे आप इस चीज को कंडेम करते हैं, आप कंडेम करते हैं, कोई किसी को अगर वोट डालने से रोकेगा तो मैं उसको कंडेम करता हूं। अच्छा लेकिन रजा साहब एक मेरी बात बताएं, एक मेरी बात सुनिए, आपकी सारी बातें दुरुस्त हो सकती है लेकिन ये तो आप माने ना, मेरी बात दोबारा होनी चाहिए रजा भाई, एक बात इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, वो इलेक्शन होना चाहिए दोबारा, लेकिन ये तो आप माने कि 17% वोट तो मिल गया इनको कराची से, आप 2% कह रहे हैं, ये तो स्टैटिस्टिक्स मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 2% नहीं हुआ, मैं वोट अच्छा आप ये कह रहे हैं, लेकिन वैसे आप इनका मैंडेट तस्लीम कर रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन कराची। रजा हारून साहब आप ये तस्लीम कर रहे हैं 2011 का जो जलसा है जी कायद आजम का मज़ार कायद के सामने, जी उसके बाद कई पार्टियों ने उसी वेन्यू पे पूरे जलसे किया, मानते हैं किए, और हमने मुबारकबाद भी दी, शेख शफकत भाई को याद हो, हमारी तरफ से मुबारकबाद गई थी कि जलसा बड़ा अच्छा हुआ, कामयाब हुआ। उसके फौरन बाद वहां पे हमने सिर्फ खवातीन का जलसा किया था। अच्छा चले मैं आगे चलता हूँ, आखिरी सवाल के बाद मैंने आगे चलना है, रजा हारून साहब आखिरी सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में, फिर मैंने आगे चलना है। कल के इलेक्शन में अगर आप तो बाइकआउट कर गए, आप तो न्यूज में आ रहे हैं, मैं उसके रीजन आपसे नहीं पूछूंगा, उसमें वो तो बहुत बहस हो चुकी है उस पर। कल अगर लेट सपोज बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अब आप बाइकआउट भी कर गए, मुकाबला भी नहीं, जमात इस्लामी वैसी नहीं है वहां पे, बाइकआउट कर चुकी है, तो आरिफ अलवी साहब जीतते हैं तो आप उस मैंडेट को तस्लीम करेंगे इन गुड मैन स्पिरिट या नहीं करेंगे? नहीं, हमने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा ना कि ये जस्टिफाइड नहीं है, ये मुनसिफाना नहीं है, पूरे NA-250 में अगर री इलेक्शन नहीं होंगे तो हमारे पास तो वेन्यूज है ना, जो तरीकेकार है कानूनी, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन डालना, इलेक्शन पिटीशन डालना, फिर हाई कोर्ट में जाना, फिर सुप्रीम कोर्ट में, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ गया। नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाए ना जाए वो अलग बात है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट जो बनता है किसी वोटर के राइट को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, वो तो हम यूज करेंगे। ये तो होगी कराची की बात। मैं अब जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल है व्यूअर्स, वो उसमें कराची का फैक्टर हो, वो उसके तो वॉर एंड टेरर का हो, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद, शफकत महमूद साहब और रजा हारून साहब, इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब को कराची से क्या चैलेंज आएगा, खैबर पख्तूनख्वा से इमरान साहब के फैक्टर क्या चैलेंज आएगा, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, टेररिज्म, मईशत, एनर्जी, इन सब पे बात करेंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट और मुस्तकबिल के हवाले से। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत वेलकम। पाकिस्तान जो है वो नई क़यादत के साथ पाकिस्तानियों को लीड करने के लिए इस वक्त निकल पड़ा है, 5 साल का दौर है, मियां नवाज शरीफ साहब उसको संभालेंगे इस मुल्क की क़यादत को। शफकत साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा इशू, मियां साहब तो कहते हैं मईशत है, लेकिन मईशत के साथ साथ कई जगहों पे लार्जर देन मईशत सिक्योरिटी होती है, अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो ना लोकल इन्वेस्टमेंट होगी ना बाहर से होगी। तो आपका तो एक बड़ा खुला स्टैंस रहा है इमरान खान साहब का, ड्रोन्स मार गिराएंगे, अमेरिका की गुलामी से इस मुल्क को निकालेंगे। यहाँ पे अगर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का आपका CM और आपकी क़यादत जो है
कि फेडरल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ किस तरह एंगेज करना चाहिए और किस तरह नहीं करेंगे तो आप प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि जो तो फाटा बेस्ड मिलिटेंसी है उसका मुकाबला करने के लिए हमें मिल के चलना होगा। ठीक है, क्योंकि फाटा का एरिया फेडरल गवर्नमेंट के पास है, KPK की हुकूमत हमारी होगी और हमारे इत्तेहादियों की होगी। फिर उसके बाद मिलिट्री जो है बड़ी देर से वहाँ पे एंगेज्ड है, उनके साथ भी। सो मेरा ख्याल है कि ये जो सारे लोग हैं, तीनों हुकूमतें, दोनों हुकूमतें और मिलिट्री का मिल के आपस में बैठ के पॉलिसी बनाए, हम एक बड़ा क्लियरली समझते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आपको कहता हूँ, अगर फाटा सेटल नहीं होता तो KPK में दहशत गर्दी और इस किस्म के वारदातें जो है वो चलती रहेंगी, क्योंकि ओरिजिन उसकी जो है वो फाटा से। ठीक है, तो हम जितनी भी कोशिश कर लें, अगर वो सेटल नहीं होता तो लेकिन आप ये पुश करेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि वो अमेरिका के साथ जिस तरह के आपका रेटरिक रहा है डिसएंगेज करे वॉर ऑन टेरर में? नहीं, बिल्कुल कहेंगे, इसलिए कि हमारे पास तो एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। हम ये समझते हैं कि अगर आप डिसएंगेज नहीं करेंगे तो जो एक इस्लाम और कुफर की जंग बनी हुई है जिसमें पाकिस्तान खत्म नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। मुफ्ती साहब, आपने लोगों के वॉइस पॉप सुने, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो अवाम के सेंटिमेंट है वो यही है कि वॉर ऑन टेरर जो है उससे डिसएंगेज होना चाहते हैं, चाहे वो रियल पॉलिटिकल ग्राउंड में पॉसिबल है या नहीं है। किस तरह आप इस चैलेंज से बाहर निकलेंगे कि एक तरफ अमेरिका है जो पिछले 10 साल से आपकी गवर्नमेंट के साथ, मियाँ साहब के आने से पहले भी कमिटमेंट्स ली हुई है कई सालों की, फिर IMF का प्रेशर है, अगर आप नहीं बात सुनते तो वहां स्क्वीज कर देते हैं। किस तरह डील करेंगे अमेरिका को एक तरफ और अवाम को एक तरफ? जो इमेज आपका क्रिएट करेंगे उसकी बेस पे अमेरिका से क्या ताल्लुक है आपका? अमेरिका और अवाम को तो एक तरफ ना करें, अमेरिका और तालिबान को एक तरफ कर लें, बट हमको तो सबसे बात करनी है। हमने हमारी पॉलिसी मियाँ साहब कह चुके हैं ये कि हम अमेरिका से बात करेंगे, अफगानिस्तान से बात करेंगे, तालिबान से बात करेंगे, और जहाँ पे हम ये सुलह कर सकेंगे। जो आपका सवाल था कि ये जंग हमारी है, नहीं है, मतलब दैट्स रियली नॉट इवन अ रेलेवेंट क्वेश्चन। द रेलेवेंट क्वेश्चन है कि किसके लोग मर रहे हैं, कुछ हमारे लोग मर रहे हैं, 50,000 लोग शहीद हो चुके हैं, हमको ये जंग कुछ भी करके रोकनी है। तो मतलब हमारे लोग मर रहे हैं तो जाहिर है जंग हमारी जैसे भी शुरू हुई, अब हमको इस जंग को खत्म करना है। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, बाकी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है, एंड वी हैव टू टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, तालिबान हुए, अमेरिका हुआ, अफगानिस्तान हुआ, जो भी हुआ, और जैसे भी इसका कोई भी उसका हल निकालना है, और दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। तालिबान तो क्लियर कट है अपने मामलात में, बंदूक छोड़े बगैर वो कह रहे हैं अमेरिका से डिसएंगेज करें, तो आपको इस बारे में क्या मजीद मुज़ाकरात, इससे आगे चल के मुज़ाकरात करेंगे? ये प्रिंसिपल मान देखिए एक आदमी नहीं, एक आदमी अगर कुछ कहता है डजंट मीन कि यू नो दैट पिछले कई सालों से उस पे नहीं वो अब तो आई थिंक हमसे तो बहुत नहीं वो नजरियाती असास लेके बंदूक उठे। नहीं ऐसी कोई ऐसा कोई नजरिया नहीं होता जिसके अंदर आप, एक मिनट लेट मी फिनिश, ऐसा कोई नजरिया नहीं होता कि जिसके अंदर आप जाके मतलब ऐसे मतलब सुसाइड बॉम्बिंग करके मतलब बेगुनाह लोगों को मार दें। ये कौन सा नजरिया है, ये मुझे समझ नहीं आता। ये कोई नजरिया नहीं होता, नहीं खड़े हुए नहीं। आई थिंक दे आर आल्सो विलिंग टू टॉक, दे हैव एक्चुअली सेड दिस, एंड थोड़ा सा प्रेशर भी होगा, थोड़ा सा कितना बड़ा चैलेंज है अमेरिका के साथ इंगेजमेंट मियां नवाज शरीफ साहब की और तालिबान को डील करना उस तरह जिस तरह के दोनों काम ही हो जाए, अमेरिका भी खुश और लॉ एंड ऑर्डर भी खराब ना करे तालिबान। देखिए कामरान, दो बातें हैं जी। फॉरेन पॉलिसी जब ये बनाएंगे और ट्रेड पॉलिसी बनाएंगे तो फिर देखेंगे कितना अमेरिका से अपने आप को डिसएंगेज करके सर्वाइव करते हैं इकोनॉमिकली और कैसे कंट्री करें, तो वो बात करें जो रियलिस्टिक हो। नंबर 1 मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि टेररिज्म हमारे सॉइल पर हो रहा है। नंबर 2 इस बात से भी एग्री करना चाहिए कि हमारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। नंबर 3 इस बात से भी एग्री करना चाहिए कि हमारे स्कूल, हमारे मसाजिद, हमारे इमाम बारगाह, हमारे अस्पताल ये टारगेट हो रहे हैं, यहाँ पे हमले हो रहे हैं, हमारे शहरों पे हमला हो रहा है। तो फिर अगर हम तालिबान को या इन दहशतगर्दों को जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट कह लें, मिलिटेंट कोई भी नाम दे दें, इनसे अगर हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, करें तो हमारे दोस्त हैं, तो फिर आप इनसे डील कैसे करेंगे? तो नंबर 1 तो कौम का बड़ा मोरल डाउन होता है कि जो दहशतगर्दी के शिकार लोग हैं वो जब ये सुनते हैं कि जी ये तो दोस्ती वाली बात हो रही है, मामला तय होने चाहिए, नेगोशिएशंस होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन अगर हम अब भी ये बात करेंगे जब हम पावर में आ जाएंगे कि ये एरिया मेरा नहीं है और उसके बाद वाली बाउंड्री में, तो हम पाकिस्तान को कैसे डील करेंगे? अगर KPK में गवर्नमेंट तहरीके इंसाफ की बनती है तो अब इनके बाद डिलीवरी का वक्त है। अब सवाल हमने पूछने, इनको जवाब देने। इन्होंने सवाल बहुत पूछे और हमारे पास शायद जवाब नहीं थे, नई मसले डील हुआ है, चलें ठीक है, अब हम सवाल हमारे हैं, अब ये खड़े होकर सवाल नहीं पूछ सकते। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो वज़ीर आज़म नवाज लीग के नहीं हैं। इसी तरह परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला KPK होंगे, वो वज़ीर आला तहरीक इंसाफ नहीं है। लिहाजा उनको टफ डिसीजंस लेने होंगे और कौम को ये बताना होगा कि ये किस तरह, कौन सी पॉलिसी। अब तो वो पॉलिसी बता देना जिस पॉलिसी का ये इजहार करते थे कि जब हम हुकूमत में आए, अब आप हुकूमत में हैं, आप बताएं नंबर 1 क्या आप इसको टेररिज्म समझते हैं कि नहीं समझते हैं? बड़ी क्लियर लाइन है।
पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज एक पेज पर हैं कि नहीं है इसको डील करने के लिए? क्या हम टेररिज्म के साथ डील करने के लिए पूरी अपने इदारों को, पार्लियामेंट को, सूबाई हुकूमतों को, क्या सबको मिलकर अब कोई फैसला करना है कि नहीं करना है? अगर इसमें हम अनक्लियर हैं और हम अपने अपने वैक्यूम के अंदर, छोटी छोटी आइसोलेशन के अंदर जमाती नजरियों को अगर हम फरोग दे करके इसको डील करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता इसको डील कर पाएंगे। लेकिन रजा साहब, ये आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं ना पीटीआई और पीएमएलएन वाले के, जब 5 साल आप लोगों की हुकूमत रही, कराची के अंदर फेडरल भी आपके पास था, सूबाई भी आपके पास थी, तो तालिबान का फिनोमेना को आपने क्या कर दिया? वो भी तो बढ़ते गया। अब आपके सामने अदालतें लग रही हैं। नहीं, मैंने तो कहा ना अपने जवाब में कि चले, मैंने तो कहा हमसे सवाल पूछा, शायद हम जवाब नहीं दे पाए, नहीं डील कर पाए, तालिबान का फैक्टर नहीं डील कर पाए। अब तो आप है ना, अब आप बताइए कैसे करेंगे, कैसे डिसएंगेज करेंगे। अब आप वो प्रॉब्लम्स ना बताएं जो प्रॉब्लम्स हम बताते थे, वो जस्टिफिकेशंस ना दें जो जस्टिफिकेशन हम देते थे। अगर वो गलत थी तो, अगर वो सही थी तो अब आप बताएं एज अ गवर्नमेंट कि वो लोग भी सही कहते थे और ये मसला डिफिकल्ट है, ये मसला गवर्नमेंट लेवल पे डील करने का नहीं है बल्कि नेशनल लेवल पे। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। बहुत बड़े चैलेंज है खैबर पख्तूनख्वा में। इतने चैलेंजेस हैं, इतनी बुरी हालत शायद खैबर पख्तूनख्वा की पिछले 65 साल में नहीं हुई। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं ये हुकूमत ही हमें इसलिए दी गई कि उनको पता है कि बहुत ही संगीन मसाइल है वहाँ पे। लेकिन पहली बात जो रजा हारून साहब ने कहा, टेररिज्म को हम टेररिज्म समझते हैं और उसको टेररिज्म कहते हैं। सो ये ऐसी कोई बात नहीं कि टेररिज्म को टेररिज्म नहीं कहता। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि उसका जो तज्जिया हम करते हैं, ये टेररिज्म क्यों हुई। 40,000 लोग हमारे मारे गए, हमारे फौजी मारे गए, हमारे सिक्योरिटी के लोग मारे गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल मारे गए, पुलिस वाले बेचारे मारे गए, बहुत लोग शहीद हुए। तो ये टेररिज्म ही है ना, और क्या है ये? लेकिन इससे निकलेंगे किस तरह बाहर? इसका निकलने का तरीका हमारे पास तो एक पॉलिसी थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फाटा हमारे कंट्रोल में नहीं है, फॉरेन पॉलिसी हमारे कंट्रोल में नहीं है, डिफेंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है फेडरल गवर्नमेंट है। लेकिन हम अपना मशवरा देंगे। मैं तो अभी से आपसे कह रहा हूँ कि हम तो चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मिलिट्री, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो बैठ के एक कॉमन पॉलिसी क्रिएट करें। हम ये समझते हैं कि अगर आपने अमेरिका से डिसएंगेज ना किया, इस जंग से आप ना निकले, तो ये जो मिलिटेंसी है, जो टेररिज्म है, कम नहीं होगी। क्योंकि आप पाकिस्तानी स्टेट जो है ना, उसको वो अमेरिका का हिस्सा समझेगी। फिर जब आप और इमेज का मसला हो जाएगा इस गवर्नमेंट की, इस तरह की पिछली गवर्नमेंट्स कर रहा है अमेरिका के साथ जो। और आप देखें कि जो स्टैनफोर्ड की स्टडी है और जो शायद UCLA की स्टडी है, उसमें तो साफ कहा गया, बल्कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की साफ कहा गया है कि ड्रोन अटैक से अगर 2% टेररिस्ट मारे गए हैं तो तकरीबन 98% तो आम लोग मारे। ठीक है उस्ताद साहब, मैं आपको एक सवाल पुट कर दूं कि बेसिकली पॉलिटिक्स में आप भी जानती हैं, एवरीथिंग गोज विद द इमेज। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है उसका इमेज इस लिहाज से भी टार्निश हुआ, ख़राब हुआ कि लोग उनको अमेरिका की सैटेलाइट स्टेट समझना शुरू हो गया कि हर बात अमेरिका की मान ली जाती है। अभी कल अमेरिका का बयान आया कि बोस्टन से लेकर फाटा तक अगले 20 साल तक भी अगर हमें ड्रोन्स चलाने पड़े तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो एलिमिनेट कर सकता है टेररिस्ट को। जब ये ड्रोन्स गिरेंगे, आप चाहे नहीं चाह रहे कि ड्रोन्स गिरे, आप क्यों चाहेंगे कि फाटा में पाकिस्तानी ड्रोन से मरे, लेकिन यूएस ड्रोन जब पाकिस्तानी टेरिटरी में गिरेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे तो आपकी गवर्नमेंट को भी वही इमेज क्राइसिस फेस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जैसे पिछली गवर्नमेंट करना पड़ा, या आप उससे मुबर्रा है? देखिए ये पीपल्स पार्टी के इमेज का मसला नहीं था। ये जो अगर इलेक्शन हारे हैं तो बैड गवर्नेंस की वजह से हारे। तो अगर नहीं देखिए, अगर यहाँ पे 18 घंटे लोड शेडिंग नहीं हो रही थी पंजाब में और यहाँ पे बिजली आ रही होती तो शायद ये रिजल्ट डिफरेंट होता। ठीक है, कोई इमेज की वजह से आदमी। और ये जो कहना कि हम अमेरिका से डिसएंगेज कर ले, तो अमेरिका से डिसएंगेज तो नहीं कर सकते। इट्स द ग्लोबल सुपर पावर, वी हैव टू बी एंगेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका। वॉर एंड टेरर से आप डिसएंगेज करें, लेकिन वॉर एंड टेरर से डिसएंगेज कैसे कर सकते हैं? हम अपने हाथ तो पीछे नहीं बांध सकते। ये एकदम क्या करेंगे तो बताएं ना। उनसे बात करेंगे। ड्रोन्स के बारे में तो हमने पहले कहा कि देखें, जस्ट थिंक अबाउट दिस कि अमेरिका इज नॉट द सोर्स ऑफ ऑल इविल। अमेरिका को भी कोई शौक नहीं, अमेरिका इज नॉट द सोर्स ऑफ ऑल इविल। उनका भी कोई शौक नहीं है कि किसी बेगुनाह आदमी को जाके मारे। उनको भी हम ये बात समझाएंगे कि देखो ये करने से कोई फायदा नहीं होता। देखिए इतने अरसे से ड्रोन हो रहा है, टेररिज्म तो कम नहीं हुआ ना। इतने अरसे से ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे हैं उस एरिया में, टेररिज्म कम नहीं हुआ। आप एक आदमी को मारते हैं अगर तो 3 टेररिस्ट और पैदा हो जाते हैं। एक आदमी को मारते हैं 3 आदमी और पैदा हो जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। अमेरिका को हम ये बात समझाएंगे कि ना वो उनके इंटरेस्ट में ना हमारे इंटरेस्ट में। जो समझाने की तावीलें इतनी बयान की है, होता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। आपको समझाने से पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि बोस्टन से फाटा तक 20 साल तक ड्रोन चलाए। स्टेटमेंट्स तो देखें, स्टेटमेंट्स तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग बहुत स्टेटमेंट दे देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे स्टेटमेंट सही। बहुत सारे लोग नहीं, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट दे रहे प्रोग्राम में बैठ के अमेरिका भी दे रहा है। अमेरिका स्टेटमेंट देने का क्या मतलब? कोई वो थोड़ी है, देख लेते हैं 5 साल पे क्या करते हैं।
हाँ जी जी मेरी यार सुन देखिए, अमेरिका ही अलोन नहीं है, ये बड़ा मिस परसेप्शन। देखे ना, बड़ा अमेरिका, मैं अमेरिका का नाम ही ना दोस्त हूँ ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका को सिंबल बना के अमेरिका से सुन तो ले यहाँ पे सर नेटो फोर्सेज हैं, 40 से ज्यादा ममालिक हैं, सबसे डिसएंगेज करना पड़ेगा आपको। ऐसा मतलब गुफ्तगू में जो है ना, रियलिस्टिकली और फैक्चुअली गुफ्तगू करनी चाहिए। 40 ममालिक प्लस से आप डिसएंगेज करेंगे अपने आप को। नेटो फोर्सेज हैं, सिर्फ अमेरिकन फोर्सेज नहीं है। नंबर 2 बात है, हम सब समझाने जा रहे हैं अमेरिका को, बरतानिया को, सबको समझाएंगे। इनको कौन समझाएगा जो दहशतगर्दी कर रहे हैं? वहां कौन जा रहा है? ये सीज फायर कर दो, इनको भेजेंगे मुज़ाकरात के लिए। उनको कौन समझाएगा? आप अमेरिका को समझा भी लो, चलो आपने अमेरिका को समझा भी लिया। ये तो अच्छा, लेकिन रज़ा साहब एक बात बताएं, कराची में जो टेररिज्म हो रहा है, कराची के टेररिस्टों को कौन समझाएगा? मतलब कराची में तो बहुत बड़ा फैक्टर है ना, कराची जो डिस्टेबलाइज होगा। भाई अब तो आप ये दहशतगर्दी खत्म कर दें, जो लोग यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं वो आपसे मुराद वहीं के आपसे मुराद जो लोग पावर में, कामरान भाई, मैं और आप तो नहीं, लेकिन सिंध में तो आप ही पावर में है ना, सिंध में और कराची में तो आप ही है रज़ा भाई। नहीं, अब हम किधर से पावर में, हम तो इस वक्त ऐसी पोजीशन में हैं कि अब आप ही होंगे या शर्जील इमाम मेमन साहब बन जाएंगे वज़ीर आला। दहशतगर्दी सुने, अच्छा सुन लें, अच्छा इसके भी सुन लें। अभी इलेक्शन से पहले जितनी दहशतगर्दी कराची में हुई, ओपन होके उन्होंने की, जो यहाँ करते चले आए थे। 2 महीने तक यहाँ मुसलसल टेररिज्म हुआ, लोग मारे गए, लोग शहीद हुए। इलेक्शन ऑफिसर में किसने मजम्मत करी? उनके पार्टनर्स ने नहीं करी, जिनके साथ उनका नेक्सस है उन्होंने नहीं करी, या हमने नहीं करी। हम तो विक्टिम है, पॉलिटिकल पार्टीज ने की है, आपने की है, हमने भी की, इसलिए की है। कंफ्यूज कर रहे हो दो चीजों को। इमरान खान साहब, कामरान भाई, बड़ा कन्वीनियंटली इसको कंफ्यूज ना करें। टेररिज्म और पॉलिटिकल वायलेंस अलग चीज है। टेररिज्म इज डिफरेंट, ठीक है, पॉलिटिकल वायलेंस एक अलग चीज है। चले इस पे बहस करेंगे। हमारी पार्टी ने तो हर किस्म के वायलेंस को कराची में कंडेम किया है। लैंड माफिया हो, भत्ता माफिया हो, टेररिज्म हो, पॉलिटिकल वायलेंस हो, हर किस्म के। तालिबान वगैरह के इश्यूज पे शायद अब नहीं, ये बात करना था। ये रज़ा हारून साहब कह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं। बहरहाल ब्रेक में जाएंगे, व्यूअर्स वापस आएंगे। तालिबान से ये बात कर सकते हैं, तालिबान ने तो उनको गारंटर बनाया था ना। इस पे बात तालिबान में तो आपका चीफ मिनिस्टर तो जाके हथियार डाल के आ गया है। इस प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम बैक। बात कर रहे हैं आइंदा के पाकिस्तान की। शफकत साहब, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है उसके बगैर तो कोई डिस्कशन हो नहीं सकती, और पाकिस्तान के मामला अभी भी उसके बगैर तय नहीं होते। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा बोल्ड स्टैंस लिया, कारगिल पे उन्होंने बात की कि जी हम करेंगे, उसके ऊपर हियरिंग करेंगे। मनमोहन सिंह के हवाले से जो बात आई, उनके साथ ताल्लुकात अच्छा करने की बात आई। आज आपको लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री रेडी है वो रोल देने के लिए पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर को जो उसका बनता है, और फिर आपका स्टैंड क्या होगा? या आप समझते नहीं खारजा पॉलिसी में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को उसका रोल मिलना चाहिए, उससे वेट चीज़ों को कराना चाहिए, खो फॉरेन एम्बेसडर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, या पाक इंडिया पाक अमेरिका ताल्लुकात? 2 चीज़ें कहूँगा मैं जी। पहली तो बात यह है कि पिछले 5 साल में मिलिट्री ने डिस्पाइट बड़े मौके आए, अगर वो इंटरवीन करना चाहते तो वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। ठीक है ना जी। और इलेक्शन भी हो गए, इलेक्शन से बल्कि 4 दिन पहले तक लोग कह रहे थे इलेक्शन नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि आप कोई मुल्क देख लें दुनिया का, अमेरिका देख लें, जो बड़ी जमहूरियतें हैं वो देख लें, हर जगह जो कौमी अदारे होते हैं उनका एक रोल होता है जो आइन के मुताबिक होता है, और आइन ही के मुताबिक जो हमारे अस्करी अदारे हैं उनका एक रोल है। उन्होंने आपको डिफेंस पॉलिसी के बारे में बताना है, उन्होंने आपको मुल्क की, उनकी एक व्यू है मुल्क के, तो रोल होना चाहिए आपके नहीं, वो रोल कोई ऐसा नहीं है कि वो जो नॉन डेमोक्रेटिक है वो रोल, ठीक है, वो रोल जो है एडवाइजरी नहीं, वो तो पार्ट ऑफ द कंसल्टेटिव प्रोसेस है ना। अब ये नहीं है कि मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पिछले अपने अदवार में हर मिलिट्री चीफ से लड़ाई की, और उन्होंने इंस्टीट्यूशन को उस तरीके से ट्रीट नहीं किया, उसको इज्जत नहीं जो देनी चाहिए थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब होपफुली, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि वो आइन से को मावरा उनका रोल है, बिल्कुल नहीं, लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन उनसे कंसल्टेशन भी होनी चाहिए, उनकी राय भी लेनी चाहिए। जी, क्या मतलब प्लानिंग है, बेंट ऑफ माइंड? आप तो क़यादत के पास होंगे इस वक्त, ज़्यादा क्लोज आप समझते हैं कि कितना रोल समझते हैं मिलिट्री को क़यादत को दिया जाना चाहिए? आज वैसे मुलाकात भी हुई है मियां साहब की बड़े खुशगवार माहौल में क्यानी साहब के साथ। एक तो मैं पहले ये कहूँगा, मैं बड़ा इंप्रेस था जो लोगों के आंसर्स थे, जो आवाम के जो आंसर्स थे, और सारे चारों जवाबों पे मतलब इतने उनको, इतना आगाही उनको इतनी अच्छी थी कि आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। एंड आई थिंक द आंसर्स वर प्रीटी मच व्हाट वी आर सेइंग कि सब इदारों के अपने अपने आइनी रोल हैं।
डिफेंस चीफ और डिफेंस के लोगों से ज़्यादा कौन जानता है कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ क्या है? अगर हमको वो नहीं पता होगा तो हम कैसे अपनी डिफेंस पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे? तो ऑब्वियसली उनकी राय तो हर उसमें शामिल होनी चाहिए, उनकी राय लेकर, बट इन द एंड फाइनल डिसीजन हैज टू बी विद द प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। नहीं, राय होती है, राय के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं ना। एक राय होती है कि फॉरेन एम्बेसडर आपने अपनी मर्जी का लगाने के बाद बता दिया, वैसे चीफ आर्मी साहब उसको भी। एक होती है कि उनसे वेट कराएं, अगर वो कहें नहीं तो आपको चेंज कर दें। मतलब ये मैं पूछता हूँ किस हद तक आप उनको ऑन बोर्ड लेंगे? नहीं, आई थिंक कि जहां जहां उनकी जरूरत होगी और जहां जहां उनका आईनी रोल जरूरी है, ताल्लुकात में जरूरत होगी कि नहीं होगी? जी, पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात में जरूरत होगी कि नहीं? बिल्कुल। हम इंडिया से 1500 मील का बॉर्डर शेयर करते हैं इस्माइल साहब जी जी, वो जब इंडिया से ट्रेड का एग्रीमेंट करके आता है तो चीफ आर्मी स्टाफ को ब्रीफिंग देता है। देखिए, तो मैं कह रहा हूँ ये रोल होगा कि नहीं होगा, कि चेंज होगा? देखिए, मैं इसको इस तरह जवाब देता हूँ। पाकिस्तान से इंडिया का हमारा 1500 मील का अगर बॉर्डर है, वो बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, तो क्या हम आर्मी चीफ से बात नहीं करेंगे? ठीक है, जहां तक अगर हम वाघा के बॉर्डर से गुड्स ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, दूसरी जगहों से बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी रेंजर्स का सिक्योरिटी का रोल है वो तो लेंगे, लेकिन दैट डजंट मीन कि वी विल। साहब जो है इस लिहाज से बड़े क्लियर विजन के साथ आए कि प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और तमाम एजेंसीज को और इदारों को सिक्योरिटी उनके अंडर काम करना पड़ेगा, और ये ऐसे होना चाहिए किसी भी जमहूरियत के अंदर। आपके ख्याल में ये स्मूथ रहेगा इस लिहाज से, या आप समझते हैं कि अभी पाकिस्तान के पैराडाइम्स 2013 के इलेक्शंस ने उस तरह चेंज नहीं किए कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इतनी स्पेस दे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कि वो यूएस पाकिस्तान मामलात को डायरेक्टली डील कर रहा हो और उनको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हो, उनसे फैसले ना करवा रहा हो या ले रहा हो? पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात, आपका अपना टेक क्या है बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर एंड पॉलिटिकल पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री? जी, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और पॉजिटिव इस इलेक्शन के अंदर ये है कि एक जमहूरी गवर्नमेंट ने, जमहूरी पार्लियामेंट ने एक नई जमहूरी गवर्नमेंट पार्लियामेंट के लिए वे छोड़ा है, और इलेक्शंस हुए हैं और एक गवर्नमेंट आई है, यानी जमहूरियत इस्टेब्लिश हो रही है। लेकिन अभी ये पैदा हुई है जमहूरियत, इसको खड़े होकर एकदम भागना नहीं शुरू कर देना चाहिए कि मतलब भागना शुरू करे तो लड़खड़ा के गिर पड़े। इसको चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करें जहाँ पे हर तरफ से कॉन्फिडेंस लेवल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और तमाम इदारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो उनका रोल है, रोल डिफाइंड है, रोल किसी ने आके अब डिफाइंड नहीं कर रहे, आइन डिफाइन करता है रोल। लेकिन मैं ये समझता हूँ फिर कि हम तेज भागने की कोशिश करेंगे और पहले दिन से ही सोचेंगे कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव, तो फिर वहां से मैं समझता हूँ अभी हम इतनी पुख्ता जमहूरियत में नहीं है कि हम ये बात खड़ो के कर सकें, उसकी तरफ हमें जाना है। और मेरी उम्मीद होगी, मेरी पार्टी की उम्मीद है कि यही जमहूरी गवर्नमेंट पार्लियामेंट आने वाली पार्लियामेंट को जगह दे अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे करूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब हमारे मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हुआ था ड्रोन समेत तमाम मसलों पर, तो वहां तो हमारे आर्म फोर्सेस के जो मोतबर तमाम मोहतरम सरबराहान है, उन्होंने तो पूछा था पार्लियामेंट से कि आप हमें हुक्म करें, पार्लियामेंट हमें हुक्म करे, हम ड्रोन गिरा देते हैं। सो यू सी वी हैव टू, हमें भी ग्रो करना है, पार्लियामेंट को भी मैच्योर होना है और बड़ा होना है, और अब चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जाना है, फिर मैच्योरिटी की तरफ जाना है, ताकि ये बात पार्लियामेंट रिटर्न में कह सके। वहां तो कोई जवाब नहीं मिला। आप सही कह रहे हैं शफकत साहब, तो आप पार्लियामेंट में आ गए, आपसे भी अगर इस तरह मेरा बस ये कि टकराव की कैफियत कहीं ना हो, आपका पॉइंट समझ गया और बैलेंस करके निकले। बिल्कुल, अब आप पार्लियामेंट में आ गए, आपको भी अगर आर्मी इस तरह पूछेगी जिस तरह नवाज शरीफ साहब की पार्टी को पूछेगी, तो आप भी नहीं कह सकेंगे शायद कि ड्रोन गिरा। तो फिर ये हमने बेसिकली सियासी जलसों में रेटरिक करके लोगों को जज्बाती किया वोट के लिए, देखिए, और अब हुकूमत के लिए प्रॉब्लम होगी। हमने 3 पॉइंट पॉलिसी बनाई थी जी, और वो हम आर्मी को भी बताएंगे, फेडरल गवर्नमेंट को भी बताएंगे। 3 पॉइंट पॉलिसी जो थी, आप उसको मैं बार बार रिपीट करना कि एक तो हम डिसएंगेज करें अमेरिका से, ड्रोन हमले बंद हों। दूसरा यह है कि हम एक मीनिंगफुल नेगोशिएशंस करें, और उसके बाद अगर कोई जो हार्ड कोर रह जाएगी उसको मिलिट्री एक्शन से डील करें। सबको अब पिछले 12 साल से आप मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं, अभी तक मसले का हल तो नहीं हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि जो आपने बात की ना कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो अब एक ऐसे नहज पे आ गए हैं जहां पे आइन के मुताबिक जो आर्म फोर्सेस का सवाल आपसे पूछना पर मैं की तरफ आऊंगा। हाँ। खैर पख्तूनख्वा के अंदर जो है परवेज खटक साहब को फुल पावर है पॉलिसीज बनाने की, या पीछे से इमरान खान साहब ही गाइड कर रहे होंगे कि सूबे को किस तरह उनकी विजन पे लेके चलना है? चीफ मिनिस्टर तो परवेज खटक होंगे, लेकिन हमने अपना जो मैनिफेस्टो दिया है उसमें हमने डिटेल्ड पॉलिसी, हमने बहुत सारे मामलात पे डिटेल्ड पॉलिसी। लेकिन शफकत साहब, आपका जिस तरह मियां साहब का एम्फेसिस है मईशत के ऊपर, आपका तालीम पे रहा है, अगर तालीम आप जमात इस्लामी को दे रहे हैं तो फिर वो तो आपकी पॉलिसी, वो नहीं जा रहा उनके पास। लेकिन वैसे हमारे साथी हैं वो। लेकिन मैं आपको 3 चीजें बताऊं ना, हमने जो कॉन्सेंट्रेट करना है, दहशतगर्दी खत्म करनी है, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हमने 90 दिन में करा के इख्तियारात और
फंड्स जो है उनको तकसीम करना लोकल लेवल पे। ठीक है। और तीसरा हमने तालीम और हेल्थ के ऊपर सोशल साइड पे तवज्जो देनी है। तो ये चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। अब की तो पंजाब में कोई होगा कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएंगे, वजीर होगा, हेल्थ का वजीर कोई और होगा कम से कम, मतलब ऐसा होगा या आप समझते हैं कि अभी भी मियां शहबाज शरीफ साहब ही सेंट्रल लीड करेंगे? पिछली मरतबा 15-16 मिनिस्ट्री से होंगे। पिछली मरतबा भी ख्वाजा सलमान रफीक जो थे वो हेल्थ के एडवाइजर थे। और जहाँ पे एजुकेशन के ताल्लुक थी तो हमने तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि एक वो यूएन डिफेड की रिपोर्ट भी आई थी, नॉट यूएन डिफेड की रिपोर्ट भी आई थी कि रिपोर्टें बड़ी आप हिफ्स की होती है वैसे ही मानता हूं। 3 महीने में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएंगे पंजाब में। आई थिंक जो मैनिफेस्टो में 3 या 6 महीने का है उसको इंशाल्लाह फॉलो 3 के 6 जो मुझे याद नहीं है सीरियसली, मतलब आप ये नंबर भूल रहा हूं। नहीं ये नंबर भूल रहा हूं। अच्छा आप लोग क्या करेंगे? गिरा रहे हैं, 12 मार्केटों को क्या करेंगे? पख्तूनख्वा का जो मैं ये पूछ रहा हूं 12 मार्केट गिरा रहे नहीं गिरा रहे? देखिए गवर्नर हाउस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा मैं एक सवाल ये भी पूछ लूं कि 12 मार्केट का क्या करेंगे आप लोग? हमारे उधर ड्रोन भेजेंगे क्या? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने कहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर हाउस में नहीं रहूंगा। बस ठीक है जी, बात ही खत्म। अच्छा 12 मार्केट का आप बता देंगे 12 मार्केट का क्या करेंगे? बड़ा मार्केट वो करप्शन के अंदर आता है या नहीं आता? आज के प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट एनफोर्समेंट आप लोग भी करें। मैं इख्तिताम कर दूं प्रोग्राम का, उसके बाद आप लोग डिस्कशन बाद में करते रहेंगे। ले व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम था, हमें फीडबैक देते रहिएगा और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी अपनी राय से हमें आगाह करते रहिए ताकि हम आगे पहुँचाते रहें। एक दफ़ा फिर मैं बताऊंगा कि जब नई क़यादत आती है, पावर में आती है, उसके इर्द गिर्द जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टोले होते हैं, कुछ आइडियलिस्ट होते हैं, कुछ रियलिस्ट होते हैं, कुछ खुशामदी होते हैं। हमारा काम यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो हम रियल पिक्चर दें, खुशामदियों से बचा के रखें। ये हमारा जिम्मेदाराना जर्नलिज्म यही कहता है। मुझे कल तक इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।